नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीक पॉइंट में। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का हमारा सीरीज चल रहा है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है हॉब्स तथा लॉक के समझौते में तुलना। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ हॉब्स कंपेयर्ड विथ लॉक। हमने हॉब्स और लॉक के समझौते के बारे में अध्ययन कर लिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे हॉब्स तथा लॉक के समझौते में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विषमताएं हैं। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हॉब्स और लॉक के समझौते का तुलनात्मक विवरण दे, या फिर हॉब्स और लॉक के समझौते में क्या क्या समानताएं और विषमताएं हैं। तो इसी प्रश्न का हल हम इस वीडियो में करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा कि हॉब्स और लॉक दोनों ही समझौतावादी विचारक हैं। दोनों ही राज्य के समझौतावादी सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। वे राज्य की उत्पत्ति के लिए सामाजिक समझौते का सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। लेकिन जब हम इनकी तुलना करते हैं तो उनमें कुछ समानताएं भी प्राप्त होती हैं और कुछ विषमताएं भी प्राप्त होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हॉब्स और लॉक के विचारों में क्या क्या समानताएं देखने को मिली। तो सबसे पहली समानता मिली, दोनों ने राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांतों को माना है। दैविक शक्ति के सिद्धांतों का दोनों ने खंडन किया और राज्य की उत्पत्ति के लिए लोगों के बीच समझौता हुआ है, ऐसा बात दोनों ही विचारकों का मानना है। दोनों ने समझौते में सरकार भाग नहीं लेती, जनता का जनता के बीच में समझौता होता है। जो भी प्राकृतिक समय के लोग थे, वे लोग आपस में समझौता करते हैं, कोई सरकार उसमें नहीं थी, ऐसा दोनों मानते हैं। तीसरा पॉइंट है, दोनों के समझौते प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों द्वारा संपन्न होता है। बाहर से कोई लोग नहीं आते, उस प्राकृतिक अवस्था में जो लोग रहते थे उन्हीं लोगों ने यह समझौता किया था। दोनों ही विचारक अपने समझौते के सिद्धांत के द्वारा राज्य की दैविक शक्ति, दैविक अधिकार धारणा का खंडन करते हैं। तो हमने देखा कि हॉब्स और लॉक के सामाजिक समझौते में कुछ कुछ समानताएं हैं, लेकिन इनमें विषमताएं भी अधिक हैं। इन समानताओं के होते हुए भी हॉब्स और लॉक के सामाजिक समझौते के में मूलभूत अंतर है, बेसिक डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इस संबंध में डनिंग महोदय कहते हैं कि जहां हॉब्स ने समझौते के आधार पर निरंकुश सरकार की सत्ता का स्थापित किया है, हॉब्स निरंकुश सत्ता को स्वीकार करते हैं। उनके शासन में जिसे वे अधिकार देते हैं, उसकी बात को हर व्यक्ति को मानना निश्चित होता है। लेकिन लॉक ने इस सिद्धांत के द्वारा उस पर अनेक मर्यादाएं और प्रतिबंध लगाए हैं। आइए हॉब्स और लॉक के समझौते के प्रमुख अंतर को हम बिंदुवार समझते हैं। पहला पॉइंट है मानव स्वभाव का। हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते में जिस मानव का प्राकृतिक अवस्था में वर्णन किया है, वे उनके मानव स्वभाव के बारे में कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का स्वभाव स्वार्थी, एकांगी, पाशविक, पशुओं के तुल्य जीवन बिताने वाले मनुष्य उस समय हुआ करते थे, और वो समझौता इन्हीं लोगों के बीच हुआ था। दूसरी तरफ लॉक के समझौते में जो लोग सम्मिलित थे, वे विवेकशाली थे, विवेक और बुद्धिमान थे। दूसरी तरफ लॉक का समझौता ऐसे मनुष्यों द्वारा संपन्न हुआ जो असुविधाओं के बावजूद एक सामाजिक जीवन जीते थे। ये लोग बुद्धिमान थे और प्राकृतिक अवस्था में भी सामाजिक जीवन जीना जानते थे। दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक अवस्था का। हॉब्स कहते हैं कि प्राकृतिक दशा में चारों ओर संघर्ष, युद्ध और विषमता की दशा थी, क्योंकि मानव क्रूर और स्वार्थी थे। इसलिए प्राकृतिक दशा में चारों तरफ संघर्ष होता था और युद्ध था। इस अवस्था में किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं था। लोगों में नैतिकता का अभाव था। हिंसा और हत्या को समाज में ठीक समझा जाता था। लोगों को
वो सही लगता था। लोगों में नैतिकता की भावना नहीं थी। चारों ओर युद्ध की दशा विराजमान थी। जबकि लॉक महोदय इसे ठीक विपरीत कहते हैं कि प्राकृतिक दशा में विवेकी मनुष्य शांति से, संपन्नता, सहयोग, समानता और स्वतंत्र अवस्था में रहते थे। वे सारे लोग स्वतंत्र होते थे और उन्हें सामाजिक रूप से जीना आता था। है समझौते का कारण। दोनों ने ही समझौते का कारण अलग अलग बताया है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सभी ओर अराजकता फैली हुई थी, जिसे दूर करने के लिए सामाजिक समझौते की आवश्यकता हुई। लेकिन लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में भी मनुष्य सामाजिक प्राणी थे और सामाजिक नियमों का पालन करते थे, परंतु उसमें कुछ कठिनाइयां थी, कुछ असुविधाएं थी। जैसे प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे, प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने वाला और उन्हें लागू करने वाला कोई सत्ता नहीं था, और इसी के लिए राज्य का निर्माण हुआ। तो दोनों ही विचारकों ने समझौते का जो कारण बताया है वो अलग अलग बताया है। चौथा पॉइंट है समझौते की संख्या में अंतर। हॉब्स कहते हैं कि राज्य के निर्माण में सिर्फ एक ही समझौता हुआ, लेकिन लॉक कहते हैं कि दो प्रकार के समझौते हुए, पहला सामाजिक और दूसरा राजनीतिक। पहले समझौते द्वारा राज्य की स्थापना हुई और उसके बाद एक और गौण समझौता होता है जिसके द्वारा सरकार की स्थापना होती है। पांचवा पॉइंट है सत्ता का प्रकार। हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। उन्होंने लेवियाथन में अपने सारे अधिकार लोगों ने लेवियाथन को दे दिया और वो जो कहता है उसी को सारे लोगों को मानना होता है। लेकिन लॉक ने सीमित और वैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया है। यहाँ लोग क्रांति कर सकते हैं और यदि सरकार उनके मन लायक ना हो तो उसे बदल भी सकते हैं। छठा पॉइंट है क्रांति संबंधी विचार। हॉब्स प्रजा को शासन के विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार नहीं देता है, जबकि लॉक शासक के शक्तियों को सीमित मानते हैं और उनके अनुसार बहुसंख्यक प्रजा को राज्य सत्ता के विरुद्ध क्रांति या विद्रोह करने का अधिकार दिया गया है। इन तुलनाओं से यह प्रतीत होता है कि हॉब्स और लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत और राज्य संबंधी विचार में हॉब्स का सिद्धांत अधिक मौलिक, तर्कयुक्त और युक्ति संगत और संबद्धता रखने वाला है। तो इन दोनों की जब हम तुलना करते हैं तो लॉक के बनिस्बत हॉब्स के विचार मौलिक और तर्कयुक्त दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी कि वे एक अच्छे ढंग से जीवन जी सकें। लेकिन हॉब्स के विचार भविष्य में लोकप्रिय और प्रबल होने वाले लोकतंत्र के विचार से मेल नहीं खाते। भावी पीढ़ियों ने लॉक के विचार को ही अपनाया है। अधिकांश आधुनिक राज्यों ने लॉक के सिद्धांत पर आधारित हैं, हॉब्स के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इस प्रकार हमने यहाँ लॉक और हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।